नमस्कार। बीए फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 7th यूनिट का टाइटल है द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। और उसमें जो सब टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें एक है ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, दूसरा टॉपिक है प्री रैफेलाइट पोइट्री और तीसरा टॉपिक है नॉटी नाइन्टीज़। तो इन तीन सब टॉपिक्स में से ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर ये मैं एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ विक्टोरियन एज पर, और नॉटी नाइन्टीज़ पर भी एक वीडियो अपलोडेड है। प्री रेफेलाइट पोइट्री पर भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिटरेचर ऑफ द विक्टोरियन एज कम्स क्लोजर टू डेली लाइफ विच रिफ्लेक्ट्स। यानी जो विक्टोरियन एज का साहित्य है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के करीब आता है, और जो क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, वो रियलिज्म को दर्शाता है, यानी वास्तविकता को दर्शाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वो टेनिसन है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन युग का सबसे ज़्यादा आशावादी कवि कौन है। इसकी कई पोइम्स मैंने अपलोड की हुई हैं। द लास्ट राइड टुगेदर बहुत खूबसूरत पोएम है, और वहाँ उसका आशावाद बहुत क्लियरली आपको दिखाई देगा। वैसे तो उसकी सारी पोएम्स में दिखाई देता है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, इसके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हमें दिखाते हैं ऑप्टिमिज्म। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द मोस्ट एलेजियक पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज का सबसे ज़्यादा एलेजियक पोइट, यानी जिसने मौत पर कविताएं लिखी हों, तो वो मैथ्यू आर्नोल्ड को माना जाता है मोस्ट एलेजियक पोइट। फिर देखिए, हु इज़ द मोस्ट पेसिमिस्टिक राइटर ऑफ द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन युग का सबसे ज़्यादा निराशावादी लेखक, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग का एकदम अपोजिट जिसको माना जाता है, वो टॉमस हार्डी है। इसकी नॉवेल्स में, इसकी पोएम्स में आपको काफ़ी दुखद विचार देखने को मिलेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्री रैफेलाइट पोइट्री बिलीव्स इन। प्री रैफेलाइट पोइट्री विश्वास करती है किस चीज़ में, आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कला के लिए कला, कला के पीछे कोई उद्देश्य हो, किसी को मॉरल लेसन देना हो, नैतिक पाठ पढ़ाना हो, ऐसा नहीं आवश्यक नहीं है। प्री रैफेलाइट्स के अकॉर्डिंग कला का जो काम है वो केवल अस्तित्व में होना है, केवल एग्जिस्ट करना है, तो आर्ट फॉर आर्ट सेक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द लिटरेचर ऑफ विच पीरियड एक्सप्रेसेस द फ्यूजन ऑफ रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म। तो किस युग के साहित्य में आपको रोमांटिसिज्म और रियलिज्म देखने को मिलेंगी, तो वो विक्टोरियन एज है। फिर कार्लाइल इज़ अ राइटर ऑफ। तो कार्लाइल विक्टोरियन एज का लेखक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन मेमोरियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा गलत दे रखा था तो मैंने काट दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट एलेजी कंपोज्ड इन। तो इन मेमोरियम टेनिसन ने लिखी है और विक्टोरियन एज में लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सेंट जॉन वन नोबेल प्राइज़ फॉर। तो सेंट जॉन ने किसके लिए नोबेल प्राइज़ जीता। अब सेंट जॉन जिसने लिखा होगा उसी के लिए तो नोबेल प्राइज़ जीता होगा। सेंट जॉन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ प्लेज ऑफ आइडियाज़। तो प्लेज ऑफ आइडियाज़ का महानतम लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। गोल्सवर्दी को भी याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम प्लेज का सबसे बड़ा राइटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेसेक्स नॉवलिस्ट। कई बार आ चुका है ये, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसको भी ज़रूर याद रखना है। वेसेक्स नॉवलिस्ट हार्डी को कहा जाता है, वो रीजनल नॉवलिस्ट भी कहलाता है, और क्योंकि वेसेक्स जगह का डिस्क्रिप्शन उसने अपने नॉवेल्स में दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु वॉज द लीडर ऑफ प्री रैफेलाइट पोइट्री। तो प्री रैफेलाइट पोइट्री का नेता कौन था, यानी किसकी अगुवाई में ये ग्रुप बना। तो ये डीजी रोजेटी यानी डांटे गैब्रियल रोजेटी के अगुवाई में ये ग्रुप फॉर्म हुआ। फिर देखिए, प्री रैफेलाइट पोइट्स वर
ब्लैंक स्पेस ऑल्सो। तो जो प्री रैफेलाइट पोइट्स थे वो पेंटर्स भी थे। बेसिकली ये जो मूवमेंट है प्री रैफेलाइट मूवमेंट, वो पेंटिंग के फील्ड में ही पहले आया है ना। वो पेंटिंग का ही मूवमेंट है, लेकिन बाद में वो पोइट्री में भी आ गया, मतलब लिटरेचर में भी आ गया। फिर देखिए प्री रैफेलाइट पोइट्स पब्लिश्ड अ पीरियडिकल। तो प्री रैफेलाइट पोइट्स ने एक पीरियडिकल निकाला था और उसका नाम था द जर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। तो 19th सेंचुरी का लास्ट डिकेड कौन सा हुआ? 1890 से लेकर 1900 तक का जो लास्ट डिकेड हुआ 19th सेंचुरी का, तो उसी को नॉटी 90s बोलते हैं। वो याद रखिएगा आप। तो यहाँ नॉटीनेस आएगा। यहाँ नॉटीनेस आप जानते हैं उच्छृंखलता होती है। जैसे मैंने गूगल पे टाइप करने की कोशिश की, मतलब बोलकर टाइप करते हैं ना, तो नॉटी 90s जब आप बोलते हैं तो वो नॉटी को तो टाइप ही नहीं करता, क्योंकि नॉटी को थोड़ा सा गलत सेंस में यूज़ किया जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे ज़माने में मतलब पुराने ज़माने में अच्छे सेंस में आते थे, लेकिन आजकल उनको गलत सेंस में यूज़ किया जाता है। तो नॉटी बच्चे को बोलते थे कि भाई बड़ा नॉटी चाइल्ड है, शैतान बच्चा है, लेकिन आजकल नॉटी का जो अर्थ है वो बड़ा गलत है। तो वो टाइप भी नहीं करता, वो उसमें डॉट 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 कर देता है, एस्टेरिस्क लगा देता है बीच में। और जैसे गे है, GAY गे, गे का जब हम छोटे थे, बच्चे थे, हमने पढ़ा था गे का मतलब खुशगवार होता है, जो हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है, तो वो गे होता है, हैप्पी एंड गे। हाँ, पढ़ाया जाता था हमको। लेकिन आज गे किस अर्थ में आता है ये आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं। तो ये जो नॉटीनेस थी वो थोड़ा सा उच्छृंखलता थी साहित्य में। आप जानते ही हैं कि किस तरीके से डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जिनको शायद मतलब मैं अपने बेटों के सामने, आप लोग मेरे बेटी बेटे हैं, तो मैं आपके सामने उनको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। अक्सर जब मैं टेक्स्ट भी पढ़ा रही होती हूँ तो कुछ सेंटेंसेस को छोड़ देती हूँ एक्सप्लेन किए बिना। तो वो एग्जाम्पल हैं इस युग के नॉटीनेस का। कुछ क्वेश्चंस और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दूसरी जगह से लिए हैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ तो 5th सेमेस्टर की क्लासेस भी शुरू नहीं हुई, 4th सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम हुआ है। तो सारी बुक्स आ भी नहीं पाई हैं मार्केट में, हमारे पास भी नहीं आई हैं। जो भी मैटर अवेलेबल है तो वो मैं आपको दे रही हूँ, अपलोड कर दे रही हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, द विक्टोरियन एज इज़ नेम्ड आफ्टर। तो विक्टोरियन युग का नाम किसके नाम पर है? वो क्वीन विक्टोरिया के नाम पर है। अब इनका जो टेन्योर है, जो उनका रेन है, जो उनका शासनकाल है, वो आपको याद रखना है। 1837 से 1901 ये क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल है। अब जो लिटरेचर में विक्टोरियन एज है वो एग्जैक्टली इस टाइम पीरियड को फॉलो नहीं करता है। 1837 में क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठी, लेकिन जो लिटरेचर में विक्टोरियन एज शुरू हुआ माना जाता है वो 1820 से माना जाता है। वैसे ही जो विक्टोरिया का, क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल है 1901 तक चला, लेकिन यहाँ लिटरेचर का विक्टोरियन एज ख़त्म नहीं होता। लिटरेचर का विक्टोरियन एज 1914 में ख़त्म हुआ माना जाता है। ठीक है, तो ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से ने दे रखा है, जो मैंने आपको बताया लिटरेचर का जो विक्टोरियन पीरियड है वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने 1820 से 1914 दे रखा है। और भी कई साइट्स पर दे रखा है, कई बुक्स में भी यही माना गया है। हालांकि कुछ अलग अलग भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेनली यही माना गया है। और जो एग्जैक्ट क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल है वो ये है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन मैंने काट दिया क्योंकि रिपीटिशन थी पहले उसी क्वेश्चन की। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, द विक्टोरियन पीरियड एंडेड इन। तो इन्होंने जो दिया है कि विक्टोरियन पीरियड ख़त्म कब हुआ, तो उस हिसाब से 1914 इसका आंसर आना चाहिए। हालांकि यहाँ बुक में इन्होंने आंसर सी दे रखा है कि इनका मानना है कि 1900 में शुरू हो रहा है, जबकि जो सही ऑप्शन है वो 1914 में है। तो इन बुक्स में भी काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, मैं आपके लिए सुधार करती रहती हूँ।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विक्टोरियन एरा ought टू करस्पॉन्ड विद द रेन ऑफ विच क्वीन। तो किस रानी के रेन यानी शासनकाल के अनुसार आना चाहिए विक्टोरियन एरा? तो क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल के अनुसार होना चाहिए, लेकिन थोड़ा आगे पीछे चलता है ना, थोड़ा पहले से शुरू हो जाता है, थोड़ा बाद तक चलता है, जबकि एग्जैक्ट शासनकाल ये है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द विक्टोरियन एज स्टार्टेड फ्रॉम with the passing of the first reform act in 1832। तो ये रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ था 1832 में, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट। तो यहाँ से शुरुआत मानी जाती है विक्टोरियन एज की। फिर देखिए जैसा मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, है ना। तो कोई 1820 लिटरेचर वाला जो शासनकाल है, लिटरेचर वाला जो पीरियड है विक्टोरियन एज, वो यहाँ से माना जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर एग्जिबिट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। यानी किस युग के, अंग्रेज़ी साहित्य के किस युग की खासियतें हैं जो कि बड़ा रोचक मिक्सचर दिखाती हैं, है ना। इंटरेस्टिंग रोचक होता है, कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, मिक्सचर मिश्रण दिखाती हैं। किस चीज़ का मिश्रण? ऑफ टू अपोजिंग एलिमेंट्स, दो विरोधाभासी तत्वों का। अब इन्होंने क्या दिया है, क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। तो क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म का जो मिश्रण दिखाता है युग, वो ये नहीं है जो यहाँ ये बता रहे हैं। तो ये किताब में गलत दे रखा है, मैंने आपके लिए सुधार दिया है। क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म का मिश्रण भी एक युग दिखाता है, वो भी आपको याद रखना है, और उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। वो कौन सा युग है? वो ट्रांजिशनल पीरियड है, जहाँ के जो न्यू क्लासिकल एज था, वो एज ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप का जो युग था, वो ख़त्म हो रहा था, और रोमांटिक रिवाइवल की थोड़ी सी सरगर्मी शुरू हो गई थी। तो ट्रांजिशनल पीरियड इसका सही जवाब होगा, अगर मैं इस क्लासिसिज्म को ना काटूं तो। ठीक है, और वो यहाँ पर ऑप्शंस में है ही नहीं, हमें यहाँ पर लगाना है विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज की जो खासियत है वो रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म है ना, ना कि क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। तो चलिए ये मैंने आपके लिए सही कर दिया है। फिर देखिए द विक्टोरियन एज इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पीरियड्स। तो विक्टोरियन एज को वैसे तो दो पीरियड में, अब यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो ए ही दे रखा है, यानी कि दो पीरियड। दो पीरियड कौन हुए कि अर्ली विक्टोरियन पीरियड और लेटर विक्टोरियन पीरियड, है ना। तो इन दो युगों में बांटा जाता है, और या फिर आप तीन युगों में भी बांट सकते हैं, अर्ली विक्टोरियन पीरियड, मिड विक्टोरियन पीरियड और लेट विक्टोरियन पीरियड। लेकिन आगे जो 2-3 क्वेश्चंस और आएंगे उनके अकॉर्डिंग तो फिर ये दो ही पीरियड वाला आंसर सही है आपका, अर्ली विक्टोरियन पीरियड और लेट विक्टोरियन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द ग्रेट राइटर्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड वर। तो जो महान लेखक हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड के, अब इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप दो पीरियड्स में ही रहने दीजिए, हालांकि 3 पीरियड में डिवाइड किया जा सकता है। अब जो महान लेखक हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड के, वो ये सभी हैं। जैसे कि जब आप रोमांटिक एज पढ़ रहे थे तो उसमें एक फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे, साउदी थे, और एक सेकंड जनरेशन थी जिसमें शैली थे, कीट्स थे, बायरन थे। तो इसी तरीके से यहाँ भी दो जनरेशन्स चलती हैं। तो जो शुरुआत वाली जनरेशन है यानी अर्ली विक्टोरियन एज के लेखकों में, ये आपको याद रखना है, टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, कार्लाइल, रस्किन, डिकिंस और थैकरे। फिर देखिए लेटर विक्टोरियन पीरियड में जो राइटर थे जो 1870 के बाद प्रोमिनेंट हुए, तो उनमें इनका नाम आएगा। रोजेटी है, स्वाइनबर्न है, मॉरिस हैं, जॉर्ज एलियट हैं। ये जॉर्ज एलियट, आप एक बड़ा ट्रेंड था उस युग में कि जो महिलाएं थीं वो पुरुषों के नाम से लिखती थीं, मतलब पेन नेम अडॉप्ट करती थीं जो देखने में पुरुषों के नाम लिखें। तो जॉर्ज ज़्यादातर लड़कों का नाम होता है, जॉर्ज एलियट देखने में लग ही रहा है कि ये किसी मेल राइटर का नाम होगा, पुरुष लेखक होगा कोई, लेकिन ये फीमेल राइटर हैं। और कौन थे इनके साथ? मेरेडिथ, हार्डी, न्यूमैन एंड पेटर। तो ये लेटर विक्टोरियन पीरियड के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द विक्टोरियन एरा वॉज कंसिडर्ड द एज ऑफ द। तो विक्टोरियन एरा को
किसका युग माना गया है? अब इन्होंने यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं ड्रामा और नॉवल दिए हैं और फिर कह दिया कि बोथ ए एंड बी, लेकिन मेरे हिसाब से ड्रामा उतना प्रोमिनेंट नहीं था विक्टोरियन एज में, नॉवल और पोइट्री, है ना। विक्टोरियन नॉवल बहुत पॉपुलर है और विक्टोरियन पोइट्री बहुत पॉपुलर है, तो इनको पोइट्री देना चाहिए था और मेरे हिसाब से यहाँ नॉवल और पोइट्री होना चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अ वेल नोन इंग्लिश राइटर रोट फॉर द मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द स्यूडोनिम ऑफ बोज, हु वॉज ही? तो बोज स्यूडोनिम है, एक फेक नेम है, पेन नेम है। बोज किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना। चार्ल्स डिकिंस ने बोज नाम से लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हु सेड? किसने कहा था? गॉड्स इन हेवन, ईश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ है। ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड, और संसार में सब कुछ ठीक हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट से ही आप पहचान गए होंगे कि कौन है, पहले इसका जिक्र आ चुका है, कौन है जो इतना आशावादी है जिसको लगता है कि भगवान स्वर्ग में बैठा है और दुनिया में जो भी हो रहा है सही हो रहा है। तो इतना आशावादी तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ही है, तो यही सही जवाब है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट एसेज इन क्रिटिसिज्म? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है एसेज इन क्रिटिसिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये थोड़ा सी स्पेलिंग यहाँ गलत दे रखी है, एपिथेट्स होता है ना, एडजेक्टिव, EPITHETS। तो इनमें से कौन सा एपिथेट ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड रोट बाय डिकिंस? तो चार्ल्स डिकिंस ने एक उपन्यास लिखा है डेविड कॉपरफील्ड, अक्सर सिलेबस में रहता है, और इसकी सबसे ज़्यादा नोटेबल क्वालिटी है, जो ख़ासियत है वो क्या है? उसकी खासियत ये है कि वो ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी आत्मकथात्मक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वर रिटन बाय? तो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आपको मालूम ही है, चार्ल्स डिकिंस के लिखे हुए हैं। फिर 16 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ इज डिकिंस इनकम्प्लीट वर्क? तो चार्ल्स डिकिंस ने एक अपनी रचना इनकम्प्लीट छोड़ी थी, अधूरी छोड़ी थी, जिसका नाम है एडविन ड्रूट। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, टॉमस हार्डी रोट? तो टॉमस हार्डी के ये सारे ही नॉवेल्स हैं जिनके टाइटल्स हैं, सबको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि 3 वर्क दे दिए टॉमस हार्डी के, एक दे दिया किसी और का, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा टॉमस हार्डी का नहीं है। तो कम से कम उनके टाइटल्स आपको याद होने चाहिए, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस्ट ऑफ द डियर वर्बल्स, डेस्परेट रेमेडीज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, द वुडलैंडर्स। तो ये सभी टॉमस हार्डी के हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मेयर ऑफ कैस्टरविल्स एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर हैव मेड बाय? ये हैव बीन रिटन बाय होना चाहिए, तो ये टॉमस हार्डी के ही हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वैनिटी फेयर इज़ अ नॉवल बाय? तो वैनिटी फेयर थैकरे का है, डी सही ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हु आर द नोटी 90s ऑफ एस्थेटिक? ये थोड़ा सा काफ़ी गलत था, मैंने इसको सही करने की कोशिश की इसमें काट पीट के, लेकिन वो सही नहीं हो रहा, सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ है। तो ये नोटी 90s में जो एस्थेटिक मूवमेंट पोइट्री है उसके लेखकों के नाम इसमें पूछे जा रहे हैं, तो ये सभी उसमें शामिल हैं एस्थेटिक मूवमेंट में, वॉल्टर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमंस। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नोटी 90s इज़ रिवोल्ट अगेंस्ट द? तो नोटी 90s एक विरोध है, रिवोल्ट है, क्रांति है, विद्रोह है, किसके खिलाफ? विक्टोरियनिज्म के खिलाफ। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द पीरियड बिटवीन इज़ नोन एज 1990s? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1890 से लेकर 1900 तक का जो काल है वो 1990s कहा जाता है। 1990s वॉज एन एज ऑफ? तो ये एक ट्रांजिशन का एज था, जैसे एक और ट्रांजिशनल एज है जो मैंने आपको बताई, न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज के बीच में एक वो ट्रांजिशनल एज है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ 1990s? तो 1990s के
कौन कौन से पहलू हैं? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अच्छा, ये रशियन रिवॉल्यूशन के जो थे फैक्ट थे कि उन्होंने ये नारे दिए थे, रूसो ने ख़ासकर, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये यहाँ भी हैं, 1990s में भी ये नारे पॉपुलर थे। लेकिन मेनली ये जो चीज़ें हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं तीनों, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ड्रामेटिस्ट ऑफ 90s आर। तो जो 90s के ड्रामेटिस्ट हैं इसमें इब्सन का नाम दे रखा है, ऑस्कर वाइल्ड का नाम दे नहीं रखा। ऑस्कर वाइल्ड हैं 1990s के दौरान लिखने वाले। बर्नार्ड शॉ का कैरियर शुरू हुआ था उसी वक्त। और इब्सन का नाम दे रखा है, ये नॉर्वेजियन राइटर हैं। यहाँ आर्थर जोन्स का नाम दे रखा है, A.W. पिनरो का नाम दे रखा है। तो ऑस्कर वाइल्ड और शॉ का नहीं था तो मैंने इंक्लूड कर दिया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1990s। तो इनमें ये ऑल ऑफ दीज है, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिवोल्ट अगेंस्ट विक्टोरियनिज्म, विक्टोरियनिज्म के खिलाफ विद्रोह है। कंडेमनेशन ऑफ आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ विक्टोरियन एज, तो विक्टोरियन एज के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करना, उनकी आलोचना करना। दे लव्ड आर्ट फॉर आर्ट सेक, और कला को कला के लिए ही प्रेम करना, ये उनकी फितरत थी। तो डी इसका जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये पूछता है, अ ग्रुप ऑफ पोइट्स इन 90s वर नोन एज। तो एक समूह था 90s में कवियों का जिसको डिकेडेंट्स कहा जाता था। फिर देखिए, नेम ऑफ द पेसिमिस्टिक पोइट्स ऑफ 90s। तो 90s के जो पेसिमिस्टिक पोइट्स हैं, निराशावादी कवि हैं, टॉमस हार्डी सबका नेता मान लो, निराशावादियों का नेता। और रॉबर्ट ब्राउनिंग को आशावादियों का नेता मान लो। जॉन डेविडसन, अर्नेस्ट डाउसन, A.E. हाउसमैन, तो ये सभी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, विच वर्क ऑफ हार्डीज। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत था यहाँ पे। तो विच वर्क ऑफ हार्डी वॉज मोस्ट कंट्रोवर्शियल। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो रचना थी हार्डी की वो थी ज्यूड द ऑब्सक्योर। ज्यूड द ऑब्सक्योर की बड़ी आलोचना हुई थी, इतनी ज़्यादा आलोचना हुई कि इसके बाद हार्डी ने नॉवेल लिखना ही छोड़ दिया। तो हालांकि ये बहुत खूबसूरत नॉवेल है, बहुत अच्छा। आप जब पढ़ेंगे तो हालांकि सिलेबस में नहीं रहता, आप लोगों के सिलेबस में BA MA में कभी नहीं रहता ये। इसकी कंट्रोवर्सी की वजह से मैंने इसको अलग से पढ़ा था जब मैं स्टूडेंट थी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें दिखाई गई हैं जिनकी वजह से इसकी आलोचना की गई थी। कुछ इलिसिट रिलेशंस दिखाए गए थे, वो तो इन सभी नॉवेल्स में रहते हैं। अब जैसे टेस ऑफ द डिअरेबल्स में भी जो रिलेशन था, हालांकि टेस की तरफ से नहीं था, तो वो तो इन सभी नॉवेल्स में होता है। लेकिन बहुत अच्छा नॉवेल है, कभी वक्त मिले तो पढ़िएगा। हार्डी के तो सभी नॉवेल्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जो इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप के लिए तो मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए ही हैं, आपको पहले ही बता दिया। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी एक और वीडियो में। और तब तक के लिए विदा, थैंक यू।